आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इस चैप्टर को हम लेक्चर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आज हम लोग लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म सीखने पड़ेंगे, कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, इनको समझना पड़ेगा। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, और अगर देखें इसमें आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हायर शब्द से आया है, यानी कि इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। यानी कि जो भी कैरेक्टर मेरे में आया है वो कैरेक्टर हमारे पिता में होगा, या फिर जो भी कैरेक्टर आप में आया है वो कैरेक्टर आपके पिताजी से आप में आया है, और आपका कैरेक्टर आपके प्रोजनी यानी कि ऑफ स्प्रिंग में जाएगा। तो बेसिकली इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसके बाद अगर वेरिएशन के बारे में समझे तो वेरिएशन का मतलब होता है, आप देखें आप अपने पिता से या फिर हम अपने पिता से अलग हैं, बिल्कुल वेरिएंट हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इस रिप्रोडक्शन में बेसिकली जब मियोसिस होता है तो मियोसिस 1 में अगर देखेंगे आप तो फेज 1 के उसमें एक पिकाइटिन स्टेज में बेसिकली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और वही कारण बनता है वेरिएशन का। हेरिडिटी का मतलब समझे तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। और अगर वेरिएशन का मतलब समझे तो डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। अब आता है तीसरा टर्मिनोलॉजी जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स बेसिकली होता है, ये एक ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएशंस और इनहेरिटेंस के बारे में, तो उसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। वहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो बेसिकली बैटसन को कहा जाता है। वही अगर देखें तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। मॉर्गन यानी कि टीएच मॉर्गन अगर हम शॉर्ट में बोले, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट शब्द इन्होंने ही दिया था, लिंकेज शब्द इन्होंने ही दिया था, जो लिंकेज की खोज भी इन्होंने ही करी थी। ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट था ये टीएच मॉर्गन जी ने ही किया था। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में। अब कैरेक्टर क्या होता है? हेरिटेबल फीचर्स को कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे कि अगर सिंपल हिंदी मतलब समझे, इसका मतलब होता है जैसे कि आई कलर एक कैरेक्टर है, स्किन का कलर एक कैरेक्टर है, सीड का शेप एक कैरेक्टर है, सीड का कलर एक कैरेक्टर है, स्किन का कलर एक कैरेक्टर है। और अगर देखिए ट्रेट का अगर हिंदी मतलब होता है विशेषता। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र और ट्रेट का मतलब होता है विशेषता। यानी कि अगर हम देखें तो वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर को ट्रेट कहा जाता है। यानी कि अगर स्टेम का हाइट अगर एक कैरेक्टर है तो वो टॉल है कि ड्वार्फ है, ये एक ट्रेट है। और अगर स्किन का कलर एक कैरेक्टर है तो ट्रेट उसका वो स्किन का कलर व्हाइट है या ब्लैक है, ये इसका ट्रेट हो गया। आई होप आपको कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जैसे कि आपको पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए। यही डीएनए हिस्टोन के अराउंड कॉइल हो जाता है और एक क्रोमेटिन का धागा बना लेता है, और यही क्रोमेटिन का धागा पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाता है, पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं, इसी क्रोमोसोम में जीन होता है। जीन बेसिकली क्या होता है? जीन में पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें एमआरएनए बनता है, फिर उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है जिससे प्रोटीन बनता है। बेसिकली मतलब समझे तो इसी क्रोमोसोम में एक जीन होता है जिससे प्रोटीन बनाया जाता है, जिसको जीन कहा जाता है। अब एक और चीज आपको समझना पड़ेगा सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में। सेल साइकिल सेल डिवीजन 11th में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक उसमें G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है। तो S फेज में बेसिकली क्या होता है? डीएनए डबल हो जाता है। यानी कि अगर डीएनए 2C है तो वो इस S फेज में जाकर के वो 4C डीएनए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो G1 फेज में जो क्रोमोसोम की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही है, और उसके ऊपर में यानी कि उसके अंदर 2C डीएनए है। लेकिन जैसे ही वो एस फेज में जाएगा तो वो डीएनए डबल हो जाएगा, यानी कि 4C डीएनए हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन काउंट ये एक ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आती है। लेकिन यही अगर देखेंगे तो 2C डीएनए से 4C डीएनए बन गया, यानी कि इसमें 2 कॉपी बन गया है। मतलब जो दोनों जो डीएनए है आपस में कॉपी है, क्योंकि इसी डीएनए से वो अगला डीएनए बना है। इसी दोनों को 2 सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अलील के बारे में। अलील जो बेसिकली होता है वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन ही होता है। बेसिकली अगर आप इस चीज को समझे, जैसे कि आपको पता है कि जाइगोट जो बनता है वो मेल स्पर्म से बनेगा और फीमेल एग से बनेगा। ये दोनों जब फर्टिलाइज
किए होंगे तब जाकर के जायगोट बना होगा। अब मेल यानी कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसके अंदर 46 क्रोमोजोम होगा। अब 23 क्रोमोजोम पेरेंट्स यानी कि पिता से आया होगा और 23 क्रोमोजोम जो आया होगा वो माता से आया होगा, और ये दोनों फर्टिलाइज किए होंगे तब जाकर के जायगोट बना होगा, फिर एम्ब्रियो बना होगा, फिर वो डेवलपमेंट होकर के फिटस बना होगा। अगर आप देखें, अगर पिता से जो क्रोमोजोम आया है और माता से जो एक क्रोमोजोम आया है, टोटल 46 क्रोमोजोम इस बच्चे में आया है। अगर हम क्रोमोजोम नंबर 1 की अगर बात करें, यानी कि एक माता से क्रोमोजोम नंबर 1 आया होगा और एक पिता से भी क्रोमोजोम नंबर 1, इन दोनों का अगर आप देखोगे तो जो माता से जो क्रोमोजोम आया है उसमें जो जहां आई कलर है, पिता वाला भी वही लोकेशन होगा आई कलर का। अगर पिता का स्किन कलर उसी जगह पे है तो स्किन कलर माता वाला भी वही होगा। यानी कि अगर आप देखें तो हेयर कलर इन दोनों का जो लोकेशन होगा बिल्कुल सेम होगा। हाइट का जो होगा जीन, उन दोनों का भी लोकेशन सेम होगा। इसी को तो बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। लोगो मतलब लोकेशन याद रखिए, मतलब दोनों का जो लोकेशन है बिल्कुल सेम है। यानी कि ये बात अलग है कि आई कलर तो होगा ही होगा, ये बात अलग है कि ये आई कलर ब्लू वाला होगा कि ब्लैक वाला होगा, वो स्किन कलर ब्लैक वाला होगा कि व्हाइट वाला होगा, हेयर कलर ब्लैक वाला होगा कि ब्राउन कलर वाला होगा, हाइट लंबा होगा कि छोटा होगा। कैरेक्टर बिल्कुल सेम लोकेशन पे ही होगा, उसके अंदर जो ट्रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। इसी को तो बोलते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। बेसिकली ये क्या है, जीन के ही अल्टरनेटिव्स फॉर्म्स हैं। अलील बेसिकली क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बेसिकली यही अलील्स होते हैं। अब हम बात करते हैं होमोजाइगस क्रोमोजोम और हेटेरोजाइगस क्रोमोजोम के बारे में। होमोजाइगस क्रोमोजोम का मतलब होता है कंडीशंस इन विच पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स कैरीज सिमिलर टाइप ऑफ alleles of a gene is called homozygous chromosome। एग्जांपल में जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि ये दोनों एक जैसे दिखेंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों एक जैसे, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस क्रोमोजोम। अगर वही हम हेटेरोजाइगस क्रोमोजोम के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कंडीशंस इन विच पेयर क्रोमोजोम्स कैरीज डिसिमिलर alleles ऑफ जीन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। यानी कि इसमें अगर आप देखोगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, एक हेटेरोजाइगस है। अगर हम बात करें, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स का मतलब होता है जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये एक डोमिनेंट है। अब बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, और वही जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। यानी कि अगर आप देखोगे स्टेम का हाइट हो गया, ये क्या है, फिनोटाइप हो गया, ये बाहर से दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस है इसमें। और वही देखोगे सीड का कलर, सीड का शेप। और अगर वही जीनोटाइप के बारे में समझे तो इसमें जो जीन कैसा होगा इसका, यानी कि अगर आप देखें कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये डोमिनेंट है, यानी कि इसमें जो फिजिकल अपीयरेंस आएगा, वो जो स्टेम आएगा उसका हाइट लंबा होगा। कैपिटल टी इसमें भी लंबा आएगा। लेकिन आप उसका अगर जीनोटाइप देखोगे तो एक तो कैपिटल टी है, वो भी लंबा आ रहा है, और कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी लंबा आ रहा है, और लंबा ही नहीं, बिल्कुल कैपिटल टी जैसा लंबा आता है। लेकिन इसका जीनोटाइप तो अलग हो गया ना। एक जीनोटाइप जो कैपिटल टी बता रहा है, वही अगर जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी बता रहा है, तो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी कि फिनोटाइप, ये बिल्कुल लंबा ही होगा, दोनों एक जैसा लगेगा दिखने में, लेकिन इसका जीनोटाइप तो बिल्कुल ही चेंज है। तो यही डिफरेंस होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। अब हम बात करते हैं पुन्नेट स्क्वायर के बारे में। जो पुन्नेट जी एक जेनेटिस्ट थे, बेसिकली वो ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी के साथ अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो बेसिकली इसमें फॉल्क लाइन इसको बोला जाता है, जो जनरली हम लोग क्रॉस करवाते हैं। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ऐसे हम क्रॉस नहीं करवाएंगे, बाकायदा इसमें हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसमें हम टॉप रोज में मेल गैमेट यानी कि कैपिटल टी को रखेंगे, और लेफ्ट कॉलम में हम लोग इसको फीमेल गैमेट विच इज स्मॉल टी को रखेंगे, और फिर क्रॉस करवाएंगे। फिर हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कि आखिर इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, कितना जीनोटाइप होगा, कैपिटल टी कितने आएंगे, कैपिटल टी कितने आएंगे, या फिर स्मॉल टी कितना आएगा। तो बेसिकली इसी को पुन्नेट स्क्वायर कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको टिल्ट बना कर दिया, बिल्कुल पुन्नेट स्क्वायर जैसा है, लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको एंगल पे बना दिया है। तो आप एनसीईआरटी का जो भी अगर आप डायग्राम देखोगे इस ब्रीडिंग में इसमें क्रॉस कराते हुए तो थोड़ा सा टिल्ट यानी कि राइट साइड में झुका हुआ आप देखोगे। अब हम बात करते हैं मेंडल के बारे में, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को ही कहा जाता है। बेसिकली देखें तो मेंडल जी का जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के कंट्री में हुआ था, एक छोटे से गांव में हुआ था। 1822 ईस्वी में बेसिकली इनका जन्म हुआ था। ये 4-5 भाई बहन थे, काफ़ी गरीब थे। इनके घर में बेसिकली मधुमक्खी का पालन होता था, तो बचपन से इनको आइडिया था कि क्रॉस कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ इनको पहले से आइडिया था। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, फिर उन्होंने एक चर्च को ज्वाइन किया एज ए पादरी। इनको बेनिफिट ये मिला कि इनके चर्च के पीछे की साइड में बहुत सारा ज़मीन था जो इनको हेल्प किया एक्सपेरिमेंट करने में। बेसिकली मेंडल जी ने
पी, जिसको जो मटर बोलते हैं, जो हम लोग जिसको पाइसम सेटाइवम बोलते हैं, उसमें इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। बेसिकली 1856 ईस्वी में अपने काम को इन्होंने स्टार्ट किया था और 1863 यानी कि 7 सालों तक इन्होंने काम किया। बेसिकली इस चीज़ को याद रखिएगा, 1856 से लेकर के 1863 ये मेंडल के काम करने का टाइम है। जब इनकी मृत्यु हो गई 1884 ईस्वी में, उसके 16 साल के बाद फिर जाकर के 3 साइंटिस्ट थे। एक थे जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम कार्ल कॉरेंस था, फिर एक ह्यूगो डेवरिस है जो हॉलैंड के रहने वाले थे, और एक इन्हीं के कंट्री के थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे, जिनका नाम से मार्क था। इन्होंने अलग अलग इनका जनरल पढ़ा, अलग अलग जगह पर इंडिविजुअल, और उन्होंने पढ़ के देखा तो उनको समझ में आया कि मेंडल वाज अ जीनियस। मेंडल जब तक जिंदा रहे और मरने के 16 साल के बाद इनके चीज़ों को, इनके वर्क को सराहना मिली। इनके बहुत सारे कारण थे। कारण ये था कि छोटी सी कंट्री के थे, उस टाइम पे कम्युनिकेशन का तरीका ज़्यादा बेटर नहीं था, और इन्होंने जो यूज किया था वो मैथमेटिकल टर्म को ज़्यादा यूज किया था। उस टाइम पे बायोलॉजिस्ट के पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जाकर के यही मैथमेटिकल टर्म इनके लिए फ़ायदा भी हुआ और लोगों ने इनको पहचाना भी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला यही मैथमेटिकल टर्म अगर देखें तो। मेंडल ने कुछ टेक्निक को यूज किया था, जैसे इमास्कुलेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और बैगिंग। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि बैगिंग, इमास्कुलेशन, ये सब चीज़ें क्या होती है। बेसिकली इन्होंने मटर को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जो मटर का जो फ्लावर होता है ना, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है इसमें जो स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, और जो कार्पिल यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। इन्होंने एक को फीमेल चूज किया और एक को मेल चूज किया। मेल से पोलन ग्रेन को निकालेंगे और फीमेल में स्टिग्मा को देखेंगे। तो फीमेल वाले में इन्होंने क्या किया कि इसके स्टेमन को कट कर दिया। इसको इमास्कुलेशन बोलते हैं। इस इमास्कुलेशन का बेसिकली मतलब रिमूव द स्टेमन टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए इसके स्टेमन को काट करके हटा दिया, जिसको इमास्कुलेशन कहा जाता है। अब जिसका इमास्कुलेशन करेंगे यानी कि स्टेमन हटाएंगे, उसको फीमेल की तरह यूज करेंगे और पोलन ग्रेन को यूज तो कर ही रहे हैं। अब क्या करेंगे कि फिर इसमें बैगिंग कर देंगे। बैगिंग इसलिए किया जाता है कि अनवांटेड इसमें पॉलिनेशन ना हो जाए, कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन इस पे आकर के डस्ट ना हो जाए। फिर देखेंगे कि ये कब रिसेप्टिव हो गया है ये स्टिग्मा। फिर जब पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएगा, पहले इसका बैगिंग किया, फिर उस बैगिंग को हटा देंगे जिसको डी बैगिंग बोलेंगे, फिर उस पोलन को डस्ट कर देंगे, फिर उसका री बैगिंग कर देंगे, और फिर देखेंगे कि कब वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, फिर वो फर्टिलाइज होगा जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा। फिर ये ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगा, और ये जाइगोट वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। फिर फ्रूट आएंगे, उस फ्रूट का जो निकलेगा उसको F1 जनरेशन बोलते हैं। फिर उस फ्रूट को उससे सीड निकाल के फिर उसको सॉ करेंगे, फिर उसमें वो प्लांट आएगा, फिर उसका सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है सेम जनरेशन के प्लांट को क्रॉस करवाना, सेल्फिंग कहलाता है। फिर सेल्फिंग कहलाएंगे, फिर उसको उसमें जो फ्रूट आएगा उसको F2 बोलेंगे। यानी कि मेंडल जी ने F3 जनरेशन तक काम किया था, यानी कि मेंडल जी ने बहुत सारा काम किया था। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को यूज किया था। 7 कैरेक्टर के अब 14 ट्रेट होंगे और 14 प्योर ब्रीडिंग वैराइटीज होंगे। यानी कि अगर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं ना, तो 7 कैरेक्टर में 14 इसमें ट्रेट होगा। बेसिकली इन्होंने 7 कैरेक्टर को यूज किया था, जिसमें 7 कैरेक्टर में स्टेम का हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर की पोजीशनिंग, फ्लावर का कलर, फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप। अगर आप इसको आप चार्ट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो स्टेम का हाइट जो होता है उसका डोमिनेट ट्रेट जो होगा वो टॉल होगा और रिसेसिव ट्रेट डॉर्फ होगा। इसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। सीड कलर की अगर बात करें तो येलो जो होगा वो डोमिनेंट होगा और ग्रीन होगा वो रिसेसिव होगा। तो येलो है इसलिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से इसको डिनोट करेंगे, यानी कि स्मॉल वाई जो होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। सीड शेप की अगर बात करें तो राउंड होगा डोमिनेंट, रिंकल्ड होगा रिसेसिव। अगर कैपिटल आर जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और स्मॉल आर होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। वही अगर फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और रिसेसिव ट्रेट जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा। अब चूंकि डोमिनेंट वायलेट वाला होगा इसलिए इसको कैपिटल वी जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और जो स्मॉल वी होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट जो होगा वो एक्सियल होगा और रिसेसिव ट्रेट टर्मिनल होगा। और एक्सियल होगा तो इसको कैपिटल ए और स्मॉल ए से इसको डिनोट करेंगे, यानी कि कैपिटल ए डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा और स्मॉल ए रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। अगर फ्रूट कलर की बात करें तो इसमें जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो ग्रीन कलर का होगा और रिसेसिव ट्रेट होगा वो येलो कलर का होगा। चूंकि ग्रीन कलर का इसका डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल जी जो होगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और स्मॉल जी रिसेसिव ट्रेट होगा। और वही अगर फ्रूट शेप की बात करें तो इसमें जो फ्रूट आएगा वो इन्फ्लेटेड होगा तो कैपिटल आई से डिनोट करेंगे डोमिनेंट ट्रेट को और रिसेसिव ट्रेट को डिनोट करेंगे कंस्ट्रिक्टेड यानी कि स्मॉल आई से। आई होप आपको समझ में आया होगा 7 कैरेक्टर के बारे में। आगे के लेक्चर 2 में हम लोग समझेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में, जिसमें मेंडल जी ने कैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगाया था। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है,
होता है, इसके क्या अपवाद हैं, इसके क्या एक्सेप्शंस हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग लेक्चर 2 में समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।